प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा, आप सभी का बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य प्रथम विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार जुलाई माह के पाठ्यक्रम में संकलित आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास निर्धारित किया गया है। जुलाई माह के पाठ्यक्रम में जो प्रश्न आपके बन रहा है वो है हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास को विस्तार से समझाइए, या हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए, या हिंदी भाषा के विकास पर निबंध लिखिए। इस तरह से 20 अंकों का एक प्रश्न हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित आएगा। आप सभी ने 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक श्रेणियों के प्रश्न आते थे। लेकिन यहाँ इस प्रश्न पत्र में जो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास जो प्रश्न पत्र है आपका, इसमें हिंदी भाषा 40 अंकों का और हिंदी साहित्य का इतिहास 60 अंकों का, यानी दोनों विषय मिलाकर के 100 अंकों का आपके प्रश्न पत्र हैं। तो हिंदी भाषा से संबंधित जो आपका सिलेबस है उसमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, साथ ही हिंदी भाषा से संबंधित 3 बोलियां, अवधी, ब्रज और राजस्थानी, यानी इन चारों उप शीर्षकों को मिलाकर के 20-20 अंकों के 2 प्रश्न आते हैं। 40 अंकों का ये आपका पाठ्यक्रम है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का मैं आपको अध्ययन करवा रहा हूँ। भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं वो आर्य परिवार की कहलाती है, और दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार की कहलाती हैं। उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम है, जिसका प्राचीन रूप हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इसी की सच्ची उत्तराधिकारिणी भाषा हिंदी है, यानी हिंदी की जो माँ है वो संस्कृत है और संस्कृत की बेटी हिंदी भाषा है। भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, या जिसे 3 कालखंड हम कह सकते हैं, जिसमें पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। ये समय चलता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा काल, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, 1000 ईस्वी से अब तक, यानी ये जो तीसरा है इसी से ही हिंदी भाषा का विकास होता है। 1000 ईस्वी के बाद हिंदी भाषा अपने विकास को प्राप्त होती है, यानी हिंदी भाषा का जो जन्म होता है वो 11वीं शताब्दी से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अन्य भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा का जो विकास माना है वो 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य माना है, जन्म की स्थिति। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो भारतीय आर्य भाषाओं के काल को जो 3 भागों में विभाजित किया जाता है उसका विस्तार से हम अध्ययन कर रहे हैं। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का इसका समय है। इस काल में वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं थी, यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत हैं। चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इसी काल की रचना है। इनमें भी भाषा का एक रूप नहीं है। ऋग्वेद संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। दूसरी ओर लौकिक संस्कृत में भी रामायण एवं महाभारत जैसे महान महाकाव्य लिखे गए हैं। इस काल की भी भाषा योगात्मक थी, यानी संश्लिष्ट थी, विश्लेषणात्मक नहीं थी।
शब्दों में जो धातु रूप सुरक्षित थे, भाषा में संगीतात्मकता थी, यानी पदों को, छंदों को, चरणों को गाया जाता था, संगीतमयता, लय था उनमें। पदों का स्थान निश्चित नहीं था, जिस तरह से अभी कर्ता, कर्म, क्रिया का जो निश्चित है, उस समय पदों का कोई क्रम निश्चित नहीं था। शब्द भंडार में भी तत्सम शब्दों की प्रचुरता थी। तत्सम यानी संस्कृत के तत्सम शब्द ही प्रचलन में अधिक थे। अब इसको भी हम मोटे तौर पे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है, इसमें वैदिक संस्कृत, जिसमें वेदों वगैरह की रचना हुई है, 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक का समय वैदिक संस्कृत भाषा का माना जाता है, लगभग 700 वर्ष तक का। दूसरी जो भाषा है इसी से विकसित हुई है, बोलचाल की भाषा जो थी लौकिक संस्कृत, और इसका समय 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये जो ईसा पूर्व चलता है ये उल्टे क्रम से चलता है, और सन जो चलता है वो सीधे क्रम से आगे की ओर बढ़ता है, इसलिए ये ईसा पूर्व। और ये लौकिक संस्कृत का जो समय है वो 300 वर्ष तक का है, यानी कुल 1000 वर्ष तक के बीच का जो समय है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का कहलाता है, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो भाषाएं प्रचलन में थी। हम दूसरे विभाजन की ओर बढ़ते हैं, और वह है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का इसका समय माना जाता है, यानी हिंदी भाषा का उद्भव और जो विकास हुआ उसके पूर्व की जो भाषाएं हैं वो है प्राचीन आर्य भाषा और मध्यकालीन आर्य भाषा। अब मध्यकालीन आर्य भाषाओं को भी हम 3 कालखंडों में सुविधा की दृष्टि से विभाजित कर सकते हैं। पहली है पाली भाषा, जिसमें बौद्ध साहित्य लिखा गया, प्राकृत भाषा जिसमें जैन साहित्य लिखा गया, और अपभ्रंश भाषा जिसमें आदिकाल के आसपास का साहित्य इसमें लिखा जाता है। आदिकाल के पूर्व तक की जो अवध हिंदी कहलाती है, प्राचीन हिंदी जो कहलाती है, वो समय। तो देखिए, पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक प्रचलन में थी। इसे प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पे प्राकृत भाषा है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, यहाँ से ईस्वी सन आरंभ होता है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इसके पहले का जो समय है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और पाली भाषा, ये ईसा पूर्व से चल रही है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के ये जो समय इसका दिया गया है। दूसरी प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, इसे द्वितीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है। तीसरी अपभ्रंश भाषा, जिससे हिंदी भाषा का विकास होता है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, इसे तृतीय प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इन तीनों विभाजनों को विस्तार से देख रहे हैं। पहली है पाली भाषा। पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में ही लिखा गया है, अतः पाली भाषा का साहित्य अत्यंत विस्तृत है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों तथा वचनों का संग्रह हुआ है। उसमें कोश, छंदशास्त्र तथा व्याकरण विषयक अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। त्रिपिटक की रचना भी पाली भाषा में ही हुई है। ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित रचना है। धम्मपद, जातक, मिलिंद पन्हो तथा महावंश जैसे महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म के ग्रंथ भी पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेखों में भी पाली भाषा का ही प्रयोग हुआ है, जिसे अभिलेखीय प्राकृत भी कहा जाता है। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, पाली भाषा को प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। पाली का एक अर्थ गांव की भाषा भी होता है। संभवतः ग्रामीण जीवन की बोलचाल की भाषा के कारण इसे प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाने लगा, यानी प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे हम मध्यकालीन आर्य भाषाओं का पहला पाली भाषा और दूसरा है प्राकृत भाषा के विभाजन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। संस्कृत नाटकों के जो अधम पात्र यानी निम्न श्रेणी के पात्र जो होते थे वो इसी बोली का प्रयोग करते थे। और मैंने अभी बताया पाली
भाषा में बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ उपदेशों का साहित्य उसमें लिखा गया, धर्म से संबंधित साहित्य लिखा गया। इसी तरह से प्राकृत भाषा जो मध्यकालीन आर्य भाषा का जो दूसरा प्रकार है प्राकृत भाषा, इसमें जैन साहित्य लिखा गया है। इस प्राकृत में अपभ्रंश एवं तथाकथित अवट भाषा आती है, यानी प्राकृत के बाद में अपभ्रंश का विकास होता है और अवट भाषा जो पुरानी हिंदी के नाम से जानी जाती है। कुछ विद्यापति ने भी अपनी 2 रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका जैसी रचनाएं अपभ्रंश में लिखी है, अवट भाषा के नाम से उसको जानी जाती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने भी सो अवट को पुरानी हिंदी कह करके पुकारा है, यानी 1000 ईस्वी से पहले का कालखंड। वस्तुतः यही असली प्राकृत है जिसमें अनेक प्रकार के साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथ लिखे गए थे। इसके कालांतर में अनेक भेद प्रभेद किए गए हैं, जिनमें शोरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण, खस, टक और केकय प्रमुख हैं। ये सारे जो विभाजन हैं वो प्राकृत भाषा के प्रकार हैं। आगे चल कर के यही प्रकार अपभ्रंश भाषा के प्रमुख प्रकारों में सम्मिलित हो जाते हैं। इनका सामान्य परिचय इस प्रकार हैं। देखिए, शोरसेनी प्राकृत, यानी प्राकृत भाषा का पहला प्रकार है शोरसेनी। यह प्राकृत मूलतः है शूरसेन प्रदेश अथवा मथुरा के आसपास बोली जाती थी, जिसका विकास वहाँ की स्थानीय बोलियों के साथ साथ हुआ था। मध्य प्रदेश की भाषा होने के कारण कुछ विद्वान उसे संस्कृत की ही भांति उस काल की मानक भाषा मानते हैं। यह भाषा संस्कृत भाषा से भी बहुत अधिक प्रभावित है। संस्कृत के नाटकों के गद्यांशों में इसी का प्रयोग हुआ है। कर्पूर मंजरी तथा अश्वघोष के नाटकों में इसी शोरसेनी प्राकृत की प्रचुरता मिलती है। तो ये पहला प्रकार था प्राकृत भाषा का, शूरसेनी प्राकृत, जो मथुरा और शूरसेन प्रदेश के आसपास बोली जाती है। दूसरा प्रकार है पैशाची प्राकृत, यानी यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। महाभारत में जिस पिशाच जाति का उल्लेख हुआ है उनके बोलचाल की भाषा प्राकृत पैशाची कहलाती थी। वृहद कथा मंजरी और कथा सरित सागर नामक 2 ग्रंथ पैशाची प्राकृत के ही रूपांतर माने जाते हैं। तो इन 2 प्रकार शोरसेनी और पैशाची के आगे पैशाची से हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार महाराष्ट्री प्राकृत। इसका मूल स्थान महाराष्ट्र प्रदेश माना जाता है, जहाँ से मराठी भाषा का उद्गम और विकास हुआ है। कहने के लिए तो ये महाराष्ट्र प्रदेश तक ही केंद्रित मानी गई हैं, किंतु इसका प्रचार प्रसार अन्य प्रदेशों में भी हुआ है। गहा, सत्सई, रावण वहो, जज्जालग जैसे ग्रंथ इसी महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखे गए हैं। चौथे प्रकार की ओर हम बढ़ते हैं। प्राकृत का चौथा प्रकार है अर्धमागधी प्राकृत। ये मागधी और शोरसेनी के बीच के क्षेत्र की भाषा थी, क्योंकि इस भाषा का विकास मगध और शूरसेन यानी मथुरा के प्रदेशों के अंतराल में हुआ था, अतः इसे अर्धमागधी कहा जाता है। दोनों का मिला जुला रूप होने के कारण इस भाषा पर मागधी प्राकृत का प्रभाव भी अधिक पड़ा है, अतः इसके साथ मागधी शब्द जोड़ दिया जाता है, इसलिए यह अर्धमागधी प्राकृत कहलाती है। अनेक जैन आचार्यों ने इसी भाषा में अपने ग्रंथों की रचना की है और उनके ग्रंथों में जैन धर्म से संबंधित उपदेश, उनके प्रवचन आदि उसमें संकलित है। प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन क्लास में आज का जो ये विषय है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास इसी के आगे से हम आरंभ करेंगे। धन्यवाद।